हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की। ये जो रेलेवेंसी में आगे का आपका टॉपिक है। सेक्शन 8 में दिया हुआ है कि मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट और स्टेटमेंट्स विच इज़ अकम्पनिंग दैट कंडक्ट। ठीक है, वैसे स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ ना तो कंडक्ट हो, रैदर कुछ स्टेटमेंट भी बोला गया है विथ द कंडक्ट, और वैसे स्टेटमेंट को ऐसा कंडक्ट जहाँ पे सामने वाला स्ट्रेंजर कुछ आपके बारे में आपको कुछ कह रहा है और आप एकदम से चुप बैठे हुए हो, तो वैसा कंडक्ट को हम रेलेवेंट मानते हैं। नाउ मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट जिसकी बात हम सेक्शन 8 में करते हैं, तो वो सेक्शन 8 में जो ये मोटिव हो रहा है या प्रिपरेशन हो रहा है, इट इज़ इन रिलेशन टू व्हाट? इट शुड बी इन रिलेशन टू फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट. So as I have told you earlier that whatever we are doing in relevancy, जो भी हम बात कर रहे हैं relevancy of fact में, सेक्शन 5 में आपका बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि एविडेंस, रेलेवेंट फैक्ट और या तो फैक्ट इन इशू के बारे में दिया जा सकता है। अब इसके बहुत अलग अलग तरीके के रेलेवेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज़ में आप ये देखोगे कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट। मे बी फैक्ट इन इशू को कोई एक्सप्लेन करता हुआ फैक्ट या इंट्रोड्यूस करता हुआ फैक्ट को रेलेवेंट माना जाए, या फिर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई मोटिव दिखाया जाए तो उसको रेलेवेंट माना जाता है आपके सेक्शन 8 में। अब ये अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है कि मोटिव क्या होता है, किसी भी चीज़ का मोटिव क्या होता है। तो मोटिव एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपको इंड्यूस करता है, जो कि आपको प्रोवोक करता है कि वो आप क्राइम कमिट करो। सपोजिडली माना जाए कि ए ने बी का मर्डर किया, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन माइंड्स में कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा जिसके कारण ए ने बी का मर्डर किया। ठीक है, अब मोटिव जो होता है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज जनरली अगर आप देखो तो ऑक्यूलर एविडेंस में या फिर डायरेक्ट एविडेंस में, जहाँ पे आपने सीधे सीधे किसी पर्सन को कोजेंट एविडेंस अवेलेबल है, डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है, ठीक है, तो वैसे केस में मोटिव का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस की या फिर वैसे एविडेंस की जो कि आप पूरे पॉइंट्स को जॉट कर रहे हो या फिर चेन ऑफ इवेंट्स बना रहे हो, तो वहाँ मोटिव का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मोटिव गुड भी हो सकता है, मोटिव बैड भी हो सकता है। गुड इन द सेंस, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मानिए कि कोई एक इंसान है जिसने चोरी किया, एक जाके खाना का उसने चोरी कर दिया, किसी होटल में गया, रेस्टोरेंट में गया, उसने खाने का चोरी किया। ठीक है, अब अगर मोटिव देखा जाए तो मोटिव हो सकता है वो इसलिए खाना का चोरी किया क्योंकि उसके घर में भूखे बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे पापा आएंगे या मेरे कोई परिजन आएंगे और मुझे खाना देंगे। तो यहाँ पे मोटिव सही हो सकता है, गुड हो सकता है या बैड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, लेकिन इंटेंशन जो है हमेशा ही बैड रहेगा। इंटेंशन यानी कि उस समय एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसने चाहा, उसका इंटेंट था, माइंड में मेंटल एलिमेंट था कि वो मारना चाह रहा है, वो क्राइम कमिट करना चाह रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटेंशन। लेकिन मोटिव क्या हुआ, जो आप क्यों कर रहे हैं, वाई यू हैव टेकन दैट स्टेप, अगर इसके बारे में बात की जाए तो उसको कहते हैं मोटिव। ठीक है, अब मोटिव कहाँ तक रेलेवेंट है इसके बारे में देखिए। मोटिव इज़ रेलेवेंट, मोटिव का एक अपना रेलेवेंस है इन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस में कोर्ट के सामने जब छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं तो उनको जोड़ के अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आखिर किस कंडीशन में ये ऐसा कंडक्ट किया गया या किस कंडीशन में इसको मारा गया। तो वो डिज़ायर जानना इन सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर एविडेंस डायरेक्ट है तो वहाँ मोटिव, अगर प्रोसिक्यूशन मोटिव प्रूफ नहीं भी कर पाया या एडिक्वेट मोटिव प्रूफ नहीं भी कर पाया, तो इट वुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ फेटल टू द प्रोसिक्यूशन केस, बिकॉज मोटिव इज़ नॉट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट। आप आईपीसी पढ़ोगे, कोई भी सेक्शन में मोटिव को एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना जाता है, रादर इंटेंशन को माना जाता है। आपने इंटेंशन प्रूव कर दिया, एसेंशियल्स प्रूव कर दिया, गिल्ट वहाँ पे हो गया।
इस्टेब्लिश। लेकिन जब कोई केस है जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है, तो हर एक छोटा छोटा पॉइंट, हर एक छोटा कंडक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस कितना दिया गया है एडिक्वेसी ऑफ मोटिव को। व्हाट इज़ एडिक्वेसी ऑफ मोटिव? ठीक है, कोई इंसेन पर्सन है जिसके लिए छोटी चीज़ों से ही वो इतना प्रोवोक कर गया कि वो इस एक्सटेंट तक चला गया कि उसने किसी की जान ले ली। सपोजिटली किसी ने किसी को गाली दी, वो इंसान जो है एक्सेंट्रिक कैरेक्टर का है, उसको वो गाली पसंद नहीं आई और उसने डिसाइड किया कि इस इंसान को सबक सिखाया जाए और इसका मर्डर हो सके। तो उस एक्सटेंट पे भी, क्योंकि हमारे देश में जैसे जो स्थिति है, क्राइम्स आप देख रहे हो, बहुत सारे केसेस देख रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक छोटी सी बात भी इन्फ्यूरिएट कर देती है सामने वाले को और उससे वो मर्डर तक के एक्सटेंट तक चला जाता है। तो एडिक्वेसी ऑफ मोटिव इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना छोटा से छोटा आदमी भी, छोटा से छोटा रीज़न भी उसको लीड कर सकता है क्राइम को कमिट करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट होता है सर्कमस्टांसेस जिसमें वो कमिट किया गया है। तो एडिक्वेसी ऑफ मोटिव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो कैसा तरह का पर्सन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड द सर्कमस्टांसेस विच इज़ प्रिवेलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशन टू मोटिव। लेकिन अब देखिए चौथा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कि क्या मोटिव अगर नहीं रहेगा तो प्रोसिक्यूशन का केस स्टैब्लिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगेन मैं इस चीज़ को रिआइटरेट करूँगी कि मोटिव जो है वो एक एसेंशियल फैक्ट या एसेंशियल फैक्ट नहीं है, रादर इट्स अ काइंड ऑफ, वो आपके फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट को रादर एक्सप्लेन कर रहा है या उसको और पुख्ता बनाने का ट्राई कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज रेलिवेंट। अब मोटिव इंपॉर्टेंट नहीं है इन केस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, रादर इफ़ इट इज़ अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस में भी अगर मोटिव नहीं भी है और स्टिल अगर कोजेंट एविडेंस है जिससे ये पुख्ता सबूत तैयार किया जा सकता है कि सामने वाले ने ही मर्डर किया है या सामने वाले ने ही क्राइम किया है, तब भी इन दैट कंडीशन मोटिव इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, स्टिल इट वुड बी a good case for the other party। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोटिव। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड जो आपका पॉइंट है सेक्शन 8 में वो है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन का मतलब क्या हुआ? प्रेपरेशन का मतलब ये हुआ कि आपने क्राइम करने से पहले जो आपका प्रिपरेशन का जो टाइम है, ठीक है, आपने मान लीजिए कि किसी आदमी को पॉइज़न देना है, आपने उस समय पॉइज़न ख़रीदा, ठीक है, उससे एक समय पहले जब उसका मर्डर हुआ, इससे पहले जाके आपने दुकान से पॉइज़न ख़रीद के लाया, वही पॉइज़न उसको दिया गया, ठीक है, ऐसा देखा गया। तो वो आपका प्रिपरेशन का जो कंडक्ट है या प्रिपरेशन के टाइम में जो आपने वो पॉइज़न को ख़रीदा, दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो बोला जाता है कि आपका जो मेंटल एलिमेंट है वो आप कैसे, मतलब मेंटली तो किसी आदमी का दिमाग को पढ़ा नहीं जा सकता है, रादर उसका कंडक्ट से, ठीक है, उसके कंडक्ट से या फिर उसके प्रिपरेशन से ये समझा जा सकता है कि व्हाट इज़ द अल्टीरियर आइडिया, व्हाट द पर्सन वांट्स टू डू। तो ठीक है, प्रिपरेशन इस कंडीशन में रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं हम कंडक्ट की। तो कंडक्ट कुड बी प्रीवियस कंडक्ट, subsequent conduct या फिर statement accompanying conduct, जो कि आपके एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 8 में दिया हुआ है। और चौथा है statement of stranger, statement of third person coupled with conduct। ये चारों रेलेवेंट माना जाता है। प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट का ये मतलब हुआ कि क्राइम करने से पहले का क्या उसका कंडीशन है, व्हाट इज़ हिज मूव, व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट इज़ हिज मेंटल कंडीशन, व्हाट आर द थिंग्स विच ही इज़ ट्राइंग टू डू, वो हो गया आपका प्रीवियस कंडक्ट। सब्सिक्वेंट कंडक्ट मान लेते हैं कि क्राइम होने के बाद, ठीक है, रॉबरी कर लिया, उसके बाद भाग गया, ठीक है, रेप कर दिया, वहाँ पे सीन से भाग गया, मर्डर हो गया, वो सीन से भाग गया, ठीक है, उसने वेट नहीं किया, उसने एक्सप्लेन नहीं किया वाई ही इज़ गोइंग, ठीक है,
एट दैट पर्टिकुलर टाइम सर्कमस्टांसेस अगर ऐसा शो करता है कि उसका रहना वहाँ पे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, अगर उसने क्राइम नहीं किया होता तो ही वुड हैव डेफिनेटली बीन देयर, बट स्टिल ही वेंट अवे, उसका जाना वहाँ कुछ और एक्सप्लेन नहीं करता हो, तो उसको हम सब्सिक्वेंट कंडक्ट में रेलिवेंट मानेंगे, उसके कंडक्ट को भी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट अकम्पनिंग कंडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी जो है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है और वो वुंडेड है, उसको चोट लगी है, वो उसके सर से खून गिर रहा है और उसको किसी ने मारा है, ये देख के उसके समझ आ रहा है, और दौड़ते दौड़ते वो एक्सप्लेन कर रहा है बाय वे ऑफ स्टेटमेंट कि इसकी वो दशा का कारण कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, सपोज़ ए है। ठीक है, ए ने उसको मारा है और वो ए के पीछे दौड़ रहा है सपोजिटली, और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको किसने मारा है, क्यों मारा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका जो ये कंडक्ट है, उसका जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मतलब उसका वुंडेड शरीर, एंड एट द सेम टाइम उसका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है और कंडक्ट जो है, दोनों ही रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा सेक्शन 8 में। अब इसका एग्जांपल देखिए, स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पर्सन भी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मान लीजिए कि ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, ए ने बी का मर्डर किया, सी उसको बोल रहा है, सी एक थर्ड पर्सन है, सी ए से बात कर रहा है, सी ने बोला ये तुमने उसको मार के ठीक नहीं किया, ठीक है, यू हैव कमिटेड अ सिन, तुमने एक पाप किया है। सी ए को बोल रहा है कि तुमने बी को मार के एक पाप किया है जो कि तुमको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब सी इस बात पे चुप है, सी का कोई रिएक्शन नहीं है, वो इस बात को सुन के एंड उसका जो कंडक्ट है एकदम शांत है, कुछ नहीं बोला, कोई रिएक्शन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई डिफेंस नहीं। Now the statement and conduct of this person, statement of C and conduct of A in this particular case would be a relevant fact under section 8. ठीक है, ये आपका था section 8। अब section 9 के तरफ देखते हैं। section 9 आपका जो है relevancy of fact का एक section है, जिसमें relevant fact मतलब फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है जो कि एक्सप्लेन करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं कि वाई, एक्सप्लेनिंग व्हाट, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, और इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोडक्शन फैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जनरली आप उसके सर्कमस्टांसेस को, पूरी बात को तभी समझ पाओगे जब इंट्रोडक्शन मतलब वो सर्कमस्टांस शुरू से आपको स्टोरी सुनाया जाए। सो जजेस वुड वांट टू नो द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ दिस हैज़ हैपेंड, हाउ दिस state of affairs has come into being. So introduction of fact is also important. Or statement which is rebutting the inference, or suggesting the inference. मानिए कि रॉबरी हुई और वो पर्सन भाग गया, ठीक है, जहाँ पे रॉबरी हुई वो पर्सन वहाँ से भाग गया उस समय और वेट नहीं किया कुछ, मतलब उसको वहाँ होना चाहिए था बट ही जस्ट रैन अवे। तो इसका जो रनिंग अवे है, तो ये इन्फरेंस ड्रॉ करता है कि उसका जो है क्राइम से, वो रॉबरी से कुछ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये रेलेवेंट फैक्ट हो गया। या फिर अगर वो ये कोर्ट में जाके प्रूव कर दे कि उसका भागना, उसका वहाँ से जाना, वो भागा नहीं था, रादर उसका जाना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि कोई एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी जिसको वो छोड़ नहीं सकता था। ये क्या कर रहा है, रिबट कर रहा है इन्फ्रेंस को, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट के कैटेगरी में आता है। अब देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से रिलेशन में कोई चीज़ का अगर आइडेंटिटी ऑफ थिंग या पर्सन, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन स्टैब्लिश करे तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट होता है। इसके रिलेशन में आइडेंटिफिकेशन परेड होता है। आइडेंटिफिकेशन परेड जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ एसोसिएटेड विथ विच सेक्शन, तो इसमें आपको सेक्शन 9 के बारे में बताना है। नाउ व्हाट इज़ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या आइडेंटिफिकेशन परेड, ये आपका इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है एविडेंस लॉ का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ थिंग और आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ बेसिकली वैसे सिचुएशन में क्रिएट किया जाता है जब विटनेस को उसका चेहरा पता है जिसने क्राइम कमिट किया है, लेकिन उसका नाम नहीं पता है, ही इज़ नॉट अक्वेंटेड विद द नेम ऑफ द पर्सन।
उसने उसका चेहरा देखा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है मैजिस्ट्रेट के सामने कराया जाता है। इनफैक्ट पुलिस भी करा सकती है या कोई सिटीज़न भी कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वही ही आदमी अक्यूज़ड है, क्या उसी ने ही ये क्राइम कमिट किया है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है, ये कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। लेकिन इसका दो ऑब्जेक्ट है। पहला कि पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही बड़ा लीड मिल जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है। उस पर्टिकुलर जो पार्टी है, जो इंजर्ड पार्टी है, उसने रिकॉग्नाइज़ किया है कि उसी ने क्राइम किया है, तो इसका मतलब उसका जो खोज है वो सही जा रहा है। और दूसरा, जो विटनेस है, जो कि जिसने केस फाइल किया, जो विटनेस है, उसको भी ये पता चल जाता है कि उसने मतलब रियली रिकॉग्नाइज़ कर लिया और वही ही पर्सन है। तो ये इसका दो ऑब्जेक्ट है। अब ये बात जान लीजिए कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तुरंत कराना होता है। अगर कोई भी टाइम लैप्स है और या फिर विटनेस को मौका मिल गया है कि वो उसको देखे, तो क्या होता है कि जब आपके सामने उसको लाया जाए और बाद में आइडेंटिफाई कराया जाए, तो दिमाग में वो चेहरा बैठ जाता है और हम दिमाग ये सोचने लगता है कि वही आदमी क्राइम किया होगा। तो इस टाइप का जो मेंटल कॉन्शियसनेस को ब्रेक करने के लिए वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जितना जल्दी हो सके उतना कराया जाना चाहिए। डिले जितना होगा उतना ही उसकी वैल्यू लेस हो जाएगी एविडेंस में, और कई बार उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा अगर डिले को एक्सप्लेन नहीं किया जा सके तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। सेक्शन आर्टिकल 23 के अंदर इसको सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट नहीं माना जाता है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये आपका दिया हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। ये इम्पॉर्टेंट केस है आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के ऊपर। आर्टिकल 23 के अंदर ये वायलेशन नहीं माना जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक पर्सन का भी हो सकता है, एक थिंग का भी हो सकता है, कोई सामान चोरी हो गई हो उसका भी आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 8 और सेक्शन 9। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।